जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक। मैं आज आपको जो गांधी जी के बारे में हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 था, आज उसी का हम बना रहे हैं पार्ट नंबर 2। हम महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोगों को उनके जीवन के बारे में या फिर जो उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जीवन के कुछ पल जो दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे उसको बताए थे। दोस्तों, मैं आज आपको भारत में महात्मा गांधी जी की क्या स्थिति थी, महात्मा गांधी जी ने भारत को कैसे कैसे आज़ाद कराया तथा उनको भारत देश में आज़ाद कराने की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो अब जब महात्मा गांधी जी के बारे में हम उस दिन आपको बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी जो भारत आए थे वो 9 जनवरी 1915 को आए थे। महात्मा गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, तो भारत में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस। लेकिन महात्मा गांधी जी जब आए थे भारत में, तो उनको भारत के राजनीति के बारे में कुछ विशेष प्रकार की जानकारी नहीं थी। ठीक, तो वास्तव में जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में आए, तो राजनीति के बारे में उन्होंने जानकारी जो ली थी, राजनीति के बारे में जो जानकारी वह गोपाल कृष्ण गोखले से लेने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले से वह जानकारी लेने लगे। ठीक, जब गोपाल कृष्ण से जानकारी वे लेने लगे, तो जानकारी लेते लेते और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति वाला गुरु बना लिए। ठीक, अब महात्मा गांधी जी को अब भारत की राजनीति के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने लगी, तो उनके मन में यह आया कि वे भी भारत देश को आज़ाद कराने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो महात्मा गांधी जी को क्या हुआ, अब भारत देश में जो समस्त घटनाएं थी उनके बारे में अर्जी मिल गई। ठीक, अब उन्होंने 1916 ईस्वी में क्या किया, एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक, साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में कर दिया। अब उसी समय एक घटना यह हुई थी जी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 से क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ अन्य देश थे। अब ब्रिटेन के पास सेना कम पड़ गई, तो उस समय महात्मा गांधी जी नए नए आए थे, तो उस समय जो ब्रिटेन की सेना थी उसमें भारतीय लोगों को शामिल करने के लिए ब्रिटेन वालों ने क्या किया, दबाव डाला। ठीक, भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में ब्रिटेन वालों ने भरना शुरू किया और प्रमुख रूप से इनसे यह वादा किया करते थे कि अगर आप लोग हमारे इस युद्ध में अगर साथ दोगे, तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आपको आज़ादी दे देंगे। जब 1914 में ब्रिटेन युद्ध शुरू हुआ और तमाम प्रकार से जो ब्रिटेन के वासी थे, ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, भारतीय लोगों को बहला फुसला कर लालच देकर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिए और वे ब्रिटेन की तरफ से उनसे युद्ध कराने लगे। ठीक, लेकिन उस समय जब महात्मा गांधी जी नए नए आए थे, तो उन्होंने भी यह सपोर्ट किया कि ब्रिटेन में लोगों को जाना चाहिए, भारतीय लोगों को ब्रिटेन की सेना में, ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। यह एक सबसे सुलभ रास्ता हो जाएगा कि हमें आज़ादी आसानी से जल्दी से मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और अपने भारतीय भाइयों को अंग्रेजी सेना में जाने के लिए प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया। तो उस समय भारत के कुछ लोग भारत में महात्मा गांधी जी को भर्ती कराने वाला एजेंट भी कहा, भर्ती कराने वाला एजेंट ही कहा। अब महात्मा गांधी जी इससे क्या हुए, भारतीय लोगों के मन में कुछ न कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में उनके भेदभाव हुए।
अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि जो 1916 हो गया लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया। अधिवेशन, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार ने इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता की। अब इसमें क्या हुआ था, जो 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी थी, लखनऊ के अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों एक होना चाहते थे। नरम दल और गरम दल दोनों एक हुए और साथ साथ मुस्लिम लीग भी, यानी कि मुस्लिम लीग भी क्या हुई, इनसे एक हुई। अब उस लीग में इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाई नए नए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उन्होंने भी इसमें शामिल लिया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि बिहार का एक व्यक्ति जो कि चंपारण का था, बिहार के चंपारण जिले का था, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो भी क्या हुआ, इस अधिवेशन में शामिल हुआ। और महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन में अच्छी खासी क्या दिया, भाषण दिया, जिससे वहाँ के जो अधिवेशन करते हुए लोग बैठे थे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और चंपारण के किसान के अध्यक्ष राम कुमार शुक्ला भी महात्मा गांधी जी से क्या हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए। अब यह हुआ कि चंपारण के जो नेता थे, यानी कि चंपारण में जो किसान दल के नेता थे राम कुमार शुक्ला, और महात्मा गांधी जी से यह बोले कि अगर आपको कभी मौका लगे या हमें कभी आप एक बार सेवा का अवसर देते हुए हमारे यहाँ आइए। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भाई अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम आएंगे। तो क्या किया, आवश्यकता उन्हें तत्काल पड़ गई, 1 साल बाद। आवश्यकता कब पड़ी, तो 1917 ईस्वी में। कब पड़ी, 1917 ईस्वी में। कब पड़ी, 1917 में। क्या हुआ, 1917 में यह हुआ कि जब चंपारण में महात्मा गांधी जी को राम कुमार शुक्ला ने बुलाया किस लिए, क्योंकि उस समय जो था वो बिहार में 3 कठिया व्यवस्था थी। कैसी, 3 कठिया व्यवस्था। अब 3 कठिया व्यवस्था होती क्या है कि किसान के प्रत्येक 20 कट्ठे जमीन में से जो 3 कट्ठा जमीन है, उस 3 कट्ठे जमीन में किसान को नील बोना पड़ता था। नील बोने के बावजूद भी नील उस रेट पर बेचा जाता था जो रेट अंग्रेज तय करते थे, और साथ साथ जो रेट मिलता था उस रेट में भी भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। और नील की यह सबसे बड़ी खासियत है कि जहाँ पे लगातार नील 5 सालों तक बोया जाएगा, वहाँ की जो ज़मीन होगी वह ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो प्रत्येक 4 से 5 साल तक जो किसानों का जो खेत होता था वो खराब हो जाता था, और खराब हो जाने के साथ साथ उनके रेट, तमाम प्रकार के किसान के ऊपर वहाँ पे अत्याचार हो रहा था। तो इसी 3 कठिया व्यवस्था को दूर करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को 1917 में चंपारण बुला लिया। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम जो सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह, यानी कि सत्यता को आप लेते हुए, यानी कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए आप किसी भी चीज को बड़ी आसानी से, बहुत सुलभ और आसान तरीके से बदल सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने सत्य का आग्रह, जो कि टालेस्टाय से सीखा था दक्षिण अफ्रीका में, उनकी पुस्तक को अनुसरण करते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया 1917 में 3 कठिया व्यवस्था खत्म करने के लिए। अब जैसे महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे
तो वहाँ के जो कमिश्नरी व्यक्ति थे, जो कुछ अंग्रेज लोग थे, महात्मा गांधी जी को तुरंत बोले कि हटो 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 हटो। लेकिन महात्मा गांधी जी उनसे कुछ आग्रह किया, कुछ विनती की और कुछ समय तक डटे रहे और पुनः वे वापस गए और उनके साथ कुछ व्यक्ति जैसे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, कुछ व्यक्तियों के साथ उन्होंने क्या किया, एक समूह बनाया और समूह बनाने के बाद वे दोबारा गए और वहाँ के जो कमिश्नर से उनसे यह बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनको संतुष्टि पूर्वक ये बता दिए कि भैया आप जो कर रहे हैं वह गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। तो अंग्रेज इनकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने जो नील तिनकठिया व्यवस्था थी, नील खेती थी, उसको कम कर दिया। अब महात्मा गांधी खुश हो गए। अब महात्मा गांधी जी से खुश हुए, इनका दोबारा मामला हो गया, इनका दोबारा मामला हो गया 1918 में। 1918 में क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ। क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या भूमिका थी, इन्होंने उस समय क्या था, खेड़ा जो है वो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर के बगल एक छोटा सा स्थान है खेड़ा। महात्मा गांधी जी 1918 में वहाँ भी आंदोलन कर दिए। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो खेड़ा आंदोलन के जो खेड़ा में जो किसान थे, उन किसानों के ऊपर कर अधिक मात्रा में अंग्रेजों द्वारा लगाया जाता था। जब अंग्रेज अधिक मात्रा में कर लगाते थे तो महात्मा गांधी जी की जब कानों में असद पहुंचा तो वहाँ के किसानों के साथ उन्होंने एक नारा दिया कि कर नहीं दो, कर नहीं दो। आंदोलन चलाते हुए क्या किया, सत्याग्रह किया और खेड़ा आंदोलन पर भी महात्मा गांधी ने विजय प्राप्त कर ली। अब इसका 1918 में एक घटना और हुई, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। अब यह क्या घटना हुई कि उस समय उस दौरान में जैसे आजकल क्या हुआ, कोरोना चल रहा था, उसी समय 1918 के आसपास या उस समय के दौरान एक बीमारी थी, प्लेग। प्लेग इतनी भयंकर बीमारी होती है कि व्यक्तियों के जो मांस है वो सड़ के जमीन पर गिरने लगती हैं। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि जो मजदूर व्यक्ति थे, जो अपने श्रम के बल पे अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए समस्या हुई। लेकिन वहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने कहा, मिल मजदूर थे, उन्होंने कहा कि जितना समय तक प्लेग बीमारी रहेगी उतने समय तक क्या देंगे, हम आपको बोनस देंगे। क्या देंगे, बोनस देंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही प्लेग बीमारी खत्म हुई उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया। अब तुरंत बीमारी खत्म हुई, बोनस देना बंद कर दिया, तो लोगों की उस समय जो मजदूर थे उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं हो पाई थी। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने इस बोनस को आगे 2-4-6 महीनों तक कंटिन्यू चलता रहे, चलने के लिए वहाँ के मजदूरों ने, मिल मजदूरों ने अपने मिल मालिकों से विनती की, आग्रह किया। लेकिन क्या हुआ, वे जो मालिक थे वे बोनस को देने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ठीक, तो जब यह बात महात्मा गांधी जी शुरू की तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जो मिल मजदूर हैं उन मिल मजदूरों के साथ मिलके भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, भूख हड़ताल। अब महात्मा गांधी जी ने जो भूख हड़ताल की प्रक्रिया थी ये रस्किन बॉन्ड से प्रभावित होके किए थे। और पहली बार भारत में महात्मा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की बातों का अनुसरण 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों को बोनस दिलाने के लिए किया। ठीक, अब क्या हुआ, वहाँ के मिल मजदूरों को महात्मा गांधी ने कुछ समझाया, कुछ बुझाया, कुछ बताया और जितने भी मजदूर थे उनको बोनस देने के लिए उनको राजी कर लिया। अब क्या हुआ, अब महात्मा गांधी 3-4 घटनाओं में क्या हुई, सफलता प्राप्त के लिए महात्मा गांधी जी की चर्चे पूरे भारत में होने लगे कि महात्मा गांधी कोई आया, कोई क्रांतिकारी है, ये बहुत अच्छे पैमाने पर, यानी कि तमाम गलियों, इनका नाम भारत के गलियों गलियों में गूंजने लगा। तो महात्मा गांधी जी क्या हुए, ठीक, अब देखो, ठीक, अब महात्मा गांधी जी ने प्रमुख रूप से 3 बातों की सफलता प्राप्त कर ली है। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सरकार थी इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक क्या ला दिए, एक एक्ट ला दिए, इसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है,
रोलेक्ट एक्ट, क्या नाम है, रोलेक्ट एक्ट। यह कब लाया, 1919 में। इस एक्ट के तहत क्या था, इस एक्ट के तहत यह था कि अगर किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर कोई संदेह या शंका हो तो उसे तुरंत बिना किसी वकील, बिना दलील और बिना अपील, यानी कि रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या था कि अगर किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर अगर कोई संदेह हो तो उसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के आप क्या कर सकते हैं, 2 साल की सजा, और सजा में ले जाके क्या सकते हैं, उसकी आप तुड़ाई कर सकते हैं। यह प्रमुख रूप से रोलेक्ट एक्ट में अंग्रेजों ने ला दिया। अब इससे क्या हुआ कि बहुत से क्रांतिकारी के मन में शंका होने लगी। कुछ लोग अब इस क्रांतिकारी जीवन से अपना पैर पीछे करने लगे। तो महात्मा गांधी जी ने 3-4 चीज़ों से लोगों को आगे बढ़ाया था देश को आज़ाद करने के लिए, लेकिन यह एक्ट ने क्या किया, और उनको पीछे ढकेलने का कार्य कर रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे, और विरोध करने के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस रोलेक्ट एक्ट को कहा काला कानून। क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। ठीक, इस एक्ट में क्या हो रहा था, ठीक, अब इसी एक्ट को खत्म करने के लिए अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक सभा हुई। उस सभा में तकरीबन 20,000 लोग क्या थे, शामिल थे। और 20,000 लोग शामिल इसलिए थे क्योंकि रोलेक्ट एक्ट को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने प्रमुख रूप से कदम उठाया, और कदम उठाते हुए वे देश के अन्य क्षेत्रों में जाते थे और लोगों को संबोधित करते थे। ठीक, उसी समय की पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में महात्मा गांधी जी को आने का निमंत्रण दिया। वहाँ के 2 व्यक्ति, एक का नाम है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है, सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लोग पंजाब के नेता थे, वहाँ पंजाब के नेता थे। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया कि महात्मा गांधी जी को पंजाब आने के लिए आमंत्रित किया। महात्मा गांधी जी आने वाले थे, ठीक, लेकिन क्या किया, वहाँ की जो सरकार थी उस सरकार ने सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये 2 लोग एक प्रमुख रूप से वहाँ के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो कैसी सभा होगी। जब गिरफ्तार कर लिए तो अमृतसर में क्या हुआ कि 20,000 लोगों ने, वहाँ का एक छोटा सा बाग है जिसका नाम है जलियांवाला। अमृतसर में क्या है, एक क्या है, छोटा सा बाग जिसका नाम है जलियांवाला बाग। ठीक, जलियांवाला बाग। उस बाग में तकरीबन 20,000 लोगों ने सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के रिहाई के लिए जनसभा कर रहे थे। जब जनसभा कर रहे थे तो इस जनसभा का प्रमुख रूप से एक, जिसका नाम है हंसराज। क्या नाम है, हंसराज। इस हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या किया कि 20,000 लोगों की जनसभा जो हो रही थी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने के लिए, इसकी जानकारी दे दी जनरल डायर को। जनरल डायर को। अब जनरल डायर अपने कुछ ब्रिटिश सेना लेकर आया, और जो 20,000 लोग व्यक्ति क्या कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, उनको निहत्थे लोगों पर गोली मार के क्या कर दी, हत्या। और हत्या में तकरीबन 400 से 500 लोग क्या हुए, मारे गए, और तकरीबन 3,000 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग क्या हुए, घायल हुए। क्या हुए, घायल हुए। इसकी जांच करने के लिए, यानी कि जो घटना हुई थी, ये घटना हुई कब,
13 अप्रैल 1919 को। घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई। इस घटना की जांच में जितने व्यक्ति मारे गए थे उन व्यक्तियों की जानकारी सरकारी रिपोर्ट जिसका नाम है हंटर आयोग, इसने दिया। लेकिन यह रिपोर्ट कुछ लोगों ने गलत माना, इस रिपोर्ट को कुछ लोगों ने गलत माना और प्रमुख रूप से जीबी मावलंकर, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक भारतीय आयोग आया जिसका नाम है तहकीकात आयोग। इस आयोग ने यह बताया कि जो जलियांवाला बाग में व्यक्ति मारे गए थे उनकी संख्या हजारों में थी और जो घायल हुए थे उनकी संख्या तकरीबन 3000 थी। ठीक, अब इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि एक तो महात्मा गांधी जी से यह वादा किया गया था कि अगर आप हमारा विश्व युद्ध में साथ देंगे तो छोड़ देंगे, मतलब आज़ाद कर देंगे। और इन सब घटना के बाद भी अंग्रेजों ने क्या हुआ, हमारे देश को आज़ाद नहीं किया। जब आज़ाद नहीं हुआ तो महात्मा गांधी जी ने क्या हुआ, इस सब से दुखी होकर अब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या हुआ, अब पूरा जो देश है इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। जब घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि बोला कि इन लोगों की अब जो है हम लोग जो भारतीय लोग इनकी मदद करते थे इनकी मदद न करें। यानी कि जो भारतीय लोग इनका नाखून काटना, बाल काटना, खाना बनाना, ड्राइवरी करना, तमाम प्रकार के साफ सफाई या कुछ अन्य सरकारी नौकरी में कुछ भारतीय लोगों को जो उस समय नौकरी कर रहे थे इनके यहाँ, इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा। और महात्मा गांधी जी ने यह प्रमुख रूप से बताते हुए कहा कि इनका जो सहयोग है वो सहयोग ना किए जाए, यानी कि इसी को असहयोग आंदोलन नाम से आगे बढ़ाया गया। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के से दुखी होकर क्या हुआ कि 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया। ठीक, इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा कि ध्यान दीजिए, भारतवासियों से कहा ध्यान दीजिए कि आप लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस बात पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि जो हिंसा है, हिंसा यानी कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे हिंसा हुई, लड़ाई झगड़ा या बड़े पैमाने पर कत्ल हुआ तो हम जो अपना असहयोग आंदोलन है उस असहयोग आंदोलन को वापस कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो भारत के व्यक्ति थे उस समय जो आज़ादी की आग में इतने ज़्यादा जल रहे थे, उन्होंने क्या किया कि 1922 में एक छोटा सा स्थान है चौरी चौरा, क्या है, चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, गोरखपुर जिले में। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ भारत के क्रांतिकारी दल था वहाँ पे बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहा था कि वहाँ जो चौरा चौरी स्थान है, जो चौरा चौरी स्थान है, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी का जो तकरीबन 21 से 22 जो है 21 से 22 जो पुलिस हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति सभा कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलनकारियों को क्या किया, आंदोलनकारियों को आके बुरी तरीके से पीटा। और बुरी तरीके से पीटने के बाद क्या हुए, वापस जाके अपने इस चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में क्या हुए, अपने आप को लॉक कर लिए। अब भारतीय वाले भाई जुगाड़ू आदमी, ये क्या है, ये जैसे ही उन्होंने अंग्रेज लोगों को क्या किए
कि ये अंदर से ताला लगाए हुए हैं, तो भारतीय व्यक्तियों ने जाके उनके थाने में बाहर से ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद क्या किया, वहाँ पे जो पूरा थाना था उस पूरे थाने पे क्या किया, जो चौकी थी उस पूरी चौकी के चारों ओर क्या छिड़क दिया, तेल छिड़क दिया। और तेल छिड़कने के बाद उसको जला डाला। और उसमें क्या हुआ, जो 21 से 22 व्यक्तियों सहित जो पूरी पुलिस चौकी थी वह जल गई। अब महात्मा गांधी जी के जो यहाँ पे किया था कि अगर कोई भी मामला हिंसात्मक होगा तो अपना जो असहयोग आंदोलन चलाए हैं इसको वापस ले लेंगे। और वास्तव में 5 फरवरी को जो चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में, महात्मा गांधी जी से दुखी हो गए और दुखी होते हुए क्या किया, असहयोग आंदोलन अपना वापस कर लिया। लेकिन अब अंग्रेजों को लगा कि महात्मा गांधी के भड़काए हुए लोगों ने क्या किया है, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे ये महात्मा गांधी जी को क्या किए, गिरफ्तार कर लिए। और गिरफ्तार करने के बाद 6 साल की क्या दिए, सजा दे दिए। क्या दिए, 6 साल की सजा दे दिए। अब महात्मा गांधी जी भाई भूख हड़ताल के बड़ा प्रेमी थे। उन्होंने क्या वहाँ जब वे 6 साल की सजा में गए, वहाँ पे महात्मा गांधी 2 साल बाद वापस आ गए। अब वापस कैसे आए, महात्मा गांधी जैसे जेल गए वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, यानी कि खाना न पीना, केवल एक हफ्ते ऐसा हो जाता था कि महात्मा गांधी कुछ खाते नहीं थे, वैसे पानी पी के लेटे रहते थे। अब अंग्रेजों को लगा कि इतने बड़े क्रांतिकारी अगर जेल में मर जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या होगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रात में किसी तरीके से उन्हें बोरे में लपेटा और ले जाके आस्थान में फेंक दिया। और जैसे ही महात्मा गांधी को आस्थान में फेंक दिया, महात्मा गांधी देखिए कि अरे कोई है तो नहीं, जैसे कोई देखा कि नहीं है तुरंत महात्मा गांधी लाठी उठाए और चल दिए। और चल के कहाँ पहुँच गए, पहुँच गए कर्नाटक में। कहाँ पहुँच गए, कर्नाटक में। कर्नाटक के जो बेलग्राम है उस बेलग्राम में कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1924 को हुआ। और अब की बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी के इस अधिवेशन के जो सदस्य नहीं, इसके अध्यक्ष बन गए। यानी कि जो एक बड़ी सी कांग्रेस की जनसभा होती थी जो कि कहाँ पे हुई उस समय, कर्नाटक के बेलग्राम में। वहाँ पे क्या किया, महात्मा गांधी जी ने उस पूरे टीम की, उस पूरे अधिवेशन की क्या की, अध्यक्षता की। महात्मा गांधी इतने चालाक आदमी थे। और 1924 के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भारत में जो बीमारी थी प्लेग, उस प्लेग का जो दोबारा आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में महात्मा गांधी जी ने भारतीय समाज की सेवा करना शुरू कर दिया। प्लेग बीमारी है, उस प्लेग बीमारी को हम काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मौत। यह मौत में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है कि लोगों का जो ऊपर वाला स्किन होती है वो सारी स्किन क्या होती है, एकदम से सड़ के गिरने लगती है। जिस तरीके से कोरोना हुआ, कोरोना से भी भयंकर जो बीमारी होती थी वह काली मौत होती थी। तो आजकल क्या हुआ, आजकल में जब कोरोना हुआ था तो कोई भाई अपने भाई का साथ, कोई पिता अपने पुत्र का साथ, कोई यानी कि जितने भी संबंधी होते हैं वे अपने सभी संबंध को छोड़ रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भारतीयों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उस समय हमारे यहाँ जो मास्क, वेंटिलेटर वगैरह, सैनिटाइजर होता था उस समय नहीं था 1924 दशक में। तो महात्मा गांधी जी ने रुई से लोगों का घाव साफ किया। महात्मा गांधी जी इतने महान और अच्छे व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जी ने अब तकरीबन 6 साल तक भारत के इतिहास में कोई खास कार्य नहीं किया, क्योंकि वे इस प्लेग बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने में लग गए। अब प्रमुख रूप से महात्मा गांधी जी का हमारे इतिहास में वर्णन होता है 1930 में। कब होता है, 1930 में। क्या हुआ कि नमक पे जो है, नमक पे भी कर बढ़ गया। यानी कि स्कूल, बस, ट्रेन, यातायात, कपड़े, राशन, अनाज, इन सब पर जो कर होता था उस कर के साथ साथ नमक पर भी कर अंग्रेजों ने ठोक दिया। ठीक, जब नमक पे कर अंग्रेजों ने लगा दिया तो महात्मा गांधी भाई से दुखी हो गए। और संपूर्ण रूप से उस समय जो अंग्रेज का चमचा था जिसका नाम वायसराय,
जो अंग्रेज का चमचा था वायसराय, इसका नाम है इरविन। उस इरविन को महात्मा गांधी जी ने नमक के कर के साथ साथ 11 सूत्री मांगे की। क्या की? 11 सूत्री मांगे की। और 11 सूत्री मांगों में महात्मा गांधी जी ने इसको एक पत्र लिखा। इसको एक पत्र लिखा। पत्र कब लिखा है? तो 31 जनवरी 1930 को पत्र लिखा। महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को क्या लिखा? इरविन को या पत्र लिखा और पत्र पर 11 बातें लिखी थी। और महात्मा गांधी जी ने प्रमुख रूप से उससे कहा, अगर आप इस हमारी मांगों को पूरा करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े पैमाने पर क्या करेंगे? दोबारा क्रांति करेंगे। ठीक। तो जब महात्मा गांधी जी ने इनसे अर्जी की तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं अब तुम्हारा नमक नहीं खाऊंगा, स्वयं अपने देश का स्वदेशी नमक बनाऊंगा और नमक बनाने के बाद अपने देशवासियों तथा स्वयं इसका सेवन करूंगा। तो महात्मा गांधी जी क्या हुए? अपने साबरमती आश्रम से क्या हुए? जो साबरमती आश्रम यहाँ था और जो नमक बना यहाँ पे था, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आए। जो इसकी जो संपूर्ण दूरी थी वह दूरी थी 240 मील। कितनी थी? 240 मील। महात्मा गांधी जी ने प्रमुख रूप से 30 मार्च 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से 78 व्यक्तियों के साथ, कितने? 78 व्यक्तियों के साथ, 78 व्यक्तियों के साथ 78 व्यक्तियों के साथ 240 मील दूरी तय करने के बाद, यानी कि 24 दिन में गुजरात का एक नवसारी जिला है। उस नवसारी जिले में एक छोटा सा स्थान है डांडी। क्या है? डांडी। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में 78 व्यक्तियों के साथ 240 मील की दूरी 24 दिन में तय करते हुए डांडी पहुँचे। नवसारी जिले में एक स्थान है डांडी पहुँचे और वहाँ से उन्होंने एक स्वदेशी नमक बनाया। और स्वदेशी नमक बनाते हुए 6 अप्रैल 1931 को, कब? 6 अप्रैल 1931 को 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे पहुँचे और नमक बनाए। नमक बनाने के बाद महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे, देखो, महात्मा गांधी जी शुरू किए थे तो 78 व्यक्तियों के साथ, लेकिन जब 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे तो वहाँ पे जो लोगों की संख्या हो गई थी, और लोगों की संख्या हो गई थी तकरीबन 20,000। जो पुरानी 500 नोट चलती थी, तो उस पुरानी 500 नोट के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या है कि महात्मा गांधी जी आगे आगे, उसके साथ सैकड़ों आदमी आ रहे हैं। तो वास्तव में वह दृश्य डांडी यात्रा का था जो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक, लेकिन अब तो बंद होगी, लेकिन अब 500 के नोट पे भारत के लाल किले को दर्शाया गया है। ठीक, जब महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे तो वहाँ नमक बनाया, और नमक बनाते हुए वहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन